यहाँ 7 साल पहले ये सानिया हुआ और आज भी जब इन बच्चों की, और ये बच्चे तो ठीक है 12वीं पब्लिक स्कूल के थे, 60,000 शहीद हुए हमारे शहरी, इमाम बारगाहों, मस्जिदों, मार्केटों, बाज़ारों, फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर मंगोरा सवात में, और किस तरीके से कोड़े ख़वातीन के मारे गए। एक पूरी दास्तान है जब जिक्र आता है कालम तालिबान का और फिर ख़ास तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल का। ये केस चल रहा था और पिछली बार अटॉर्नी जनरल को इसमें आना था, जो नहीं आए, बल्कि अटॉर्नी जनरल आज सुबह प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म जो है फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हों। तो बहरहाल ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के बाद जो इंकशाफ हुआ कि कलदम तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, तो फिर जो रद्दअमल स्कूल के बच्चे मुतासरीन का आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उससे मुतासिर हुई, उसने वज़ीर आज़म को तलब किया और 2 घंटे बाद वज़ीर आज़म वहाँ पर आ भी गए। और फिर वो सब कुछ हुआ कि जो वज़ीर आज़म के पहुंचने के बाद सख्त सिक्योरिटी में और बाकायदा जो है एक मुकालमा हुआ वज़ीर आज़म के दरमियान और चीफ जस्टिस के दरमियान। जो चीफ जस्टिस बराह रास्त को उन्होंने वज़ीर आज़म के दाखिल होते ही ये कहा कि आइए स्टेज पर आएँ, यानी रोस्ट्रम पर आएँ, और वहाँ पर इमरान खान तलब किए गए। उनका तो यकीनन मैंने कहा ना कि जो मूड था अदालत का वो बड़ा बरहमी का था, और चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि साने APS के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, और इस पर वज़ीर आज़म का जवाब था कि जो मुमकिन इक़दाम हो सकते थे हमने किए। वज़ीर आज़म के जवाब पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत ने वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। वज़ीर आज़म ने इस पर जवाब दिया कि उनकी KP में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ ये सानिया हुआ वाक़या था, कि मैं उस वक्त हुकूमत, यानी उनका कहना ये था कि इस्लामाबाद में उस वक्त मैं नहीं हुकूमत में थी, और आपको इल्म है कि उस वक्त बहरहाल नवाज शरीफ की हुकूमत थी। फिर सानिया AP के जो मुतासरीन थे वो तो कह ही रहे थे कि जी हमें जो है इंसाफ दिया जाए। ये जो मुकालमा हुआ सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म का और चीफ जस्टिस का, इसके बाद बड़ा रक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर थे जो देखने में आ रहे थे इन मुतासरीन के। तो देखिए 7 साल थाने के पहले और फिर बरसों से कोर्टों अदालतों के सामने उनके बच्चे, जो माएँ, बाप, भाई, बहन, और ख़ास तौर पर वो भड़क उठे, ख़ास तौर जब उन्हें ये पता चला कि हुकूमत ने कालम तहरीक तालिबान से मुआहिदा कर लिया है और मुज़ाकरात आखिरी मरहले पर हैं। मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैंने कहा कैसे हमारे साथ हो? हमारे बच्चों, हमारे दिलों पे सूर्य चल रही है, हम बेचारे तड़प रहे हैं बच्चों के लिए, और तुमने शादी कर ली थी आराम से। आपके अंदर खान साहब से बात हुई है? हाँ जी, मेरी तो उससे बात हुई है जब वो फातिहा कर रहा था, जब वो झूठी सच्ची दुआएं बच्चों के लिए वो कर रहा था। 3 साल से ऊपर अरसा हो गया ये प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 60 साल पहले इसने हमारे साथ वादा किया कि मैं तुम्हारा वकील हूँ, तुम्हारा वकालत मैं करूँगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बुला लिया कि वालिदैन को जवाब दे दो। अभी हमारी चीफ जस्टिस साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि इंसाफ करें, इंसाफ हो, जो भी जिम्मेदार है उसके साथ उसकी कार्रवाई हो। जब माई रोना दौरा कर रही थी तो उसने कहा क्या हुआ, हमारे मुल्क में बहुत सारे शुहदा हैं, आपके बच्चे भी शहीद हो गए, आप और बच्चे पैदा करें। आपने देखा कि ये मंजर देखकर आदमी सकते में ही आता है। 2 बच्चों के तस्वीरें इस माँ के हाथ में थी और जिस माँ पे ये गुजरती है उसका इससे भी ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद गो के पहले वज़ीर दाखिला साहब आए, पहले तो मुबहम अंदाज में गुफ्तगू करने लगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, जिन्होंने उस वक्त जो है ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि कालम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो गए, लोग तो कहते हैं माहिदा भी हो गया, तो फवाद चौधरी साहब देखिए क्या सफाई पेश कर रहे थे। सुबह 9:30 बजे अदालत ने हुक्म किया कि वज़ीर आज़म आए और वो अपने घर से सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और अदालत के हुक्म के ऊपर की तामील की।
शहादत का, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए उसका दिल इस पर रंजीदा। हमारे पास तो बड़ा आसान रास्ता था, जो मुखालिफ पार्टी थी PMLN, वो उस वक़्त बरसर इक़्तिदार थे। बड़ा आसान था कि हम उन्हें एक्यूज़ करते, हम नवाज शरीफ साहब को एक्यूज़ करते, हम उस वक़्त के वज़ीर दाखिला को एक्यूज़ करते। फवाद चौधरी साहब जो सफाई पेश कर रहे थे या हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आमद यकीनन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। 9-9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वज़ीर आज़म ख़ुद आएँ और इन सवालों के जवाब दें। वज़ीर आज़म आए, हमारे नुमाइंदे अबरारुल हसन भी थे और कंबर भी मौजूद थे, लेकिन मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा अबरारुल हसन से। जी अबरार, जो आप कवर करते हैं, मेरे ख्याल में ये तो मामूल के मुताबिक ही आपका ख्याल था कि आज के इस केस की समाअत होगी, अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, लेकिन गालिबन जो ये किसी के भी इल्म में नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर को तलब करेंगे। वैसे तो खैर माजी में नवाज शरीफ साहब भी एक बार काला कोट पहन के आ चुके हैं, गिलानी साहब को भी तलब किया जा चुका है, राजा परवेज़ अशरफ भी आ गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब को जिस तरह बुलाया गया तो ये आप लोगों के इल्म में था कि वो आ रहे हैं? और जब वो आए तो सिक्योरिटी के इंतजामात, क्या माहौल था, क्या आपने देखा अबरार? बिल्कुल मुजाहिद बरेलवी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में साने पेशावर के हवाले से केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल देने शुरू किए और यहाँ पर हमने देखा कि जो लवाहकीन हैं शोधा के, वो भी कैमरे अदालत में रोस्टम के सामने खड़े थे और इस दौरान अदालती रिमार्क्स और अदालती जो सवालात थे उस हवाले से जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुतमईन जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब किया। यकीनन इससे कबल ऐसा नहीं लगता था कि अदालत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब करे और ऐसा हो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालत के सामने पेश हो और अपना मौक़िफ़ रखे। तो ये सब कुछ आज यहाँ पर होता नजर आया। अदालत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तकरीबन कोई 9:45 बजे यहाँ पर तलब किया गया, अहकामात सादिर किए गए। अटॉर्नी जनरल अपना पैगाम लेकर वज़ीर-ए-आज़म के पास गए और वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालत में पेश होंगे। और यहाँ पर हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीबन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। उससे कबल जो स्टाफ है वज़ीर-ए-आज़म का वो 11 बजे पहुंचा, जबकि जो वज़ीर दाखिला है शेख रशीद वो सुप्रीम कोर्ट 11 बजे पहुंचे। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जबकि यहाँ पर हमने देखा वज़ीर कानून फ़रूक नसीम और जो फ़रूक हबीब हैं वज़ीर ममलिकत वो भी अदालत पहुँचे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते रहे। जबकि कमरे अदालत में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंटर हुए और वहाँ पर जो नशिस्तें थी इस फ्रंट लाइन पर वहाँ पर वो बैठे, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस नशिस्त पर विराजमान थे जहाँ पर वो पानामा केस, जब नवाज शरीफ के हवाले से जो केस चल रहा था, साबिक वज़ीर-ए-आज़म वो उस नशिस्त पर बैठे रहे और केस सुनते रहे। और जब केस की समाअत शुरू हुई तो यहाँ पर आर्मी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि आप रोस्टम पर आएँ और जो भी हुकूमती और वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखें। यकीनन यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म रोस्टम के सामने पेश हुए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा और अदालत को यकीन दहानी भी करवाई कि तमाम मामलात और उससे जो पेश रफ्त है उसके हवाले से वो इंक्वायरी करेंगे, तहकीकात करेंगे और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज यहाँ पर हमने देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट आए तो वो जजेस गेट से आए, क्योंकि जजेस गेट से सिर्फ जज ही इंटर होते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 2 गेट हैं, एक से आम साइलिन और वकला इंटर होते हैं और दूसरे से जजेस। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज जो जजेस गेट है उससे इंटर हुए और जाते हुए भी वो जजेस गेट से ही वापसी चले गए और आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। शुक्रिया अबरारुल हसन इंतहाई तफसील से ये बता रहे थे कि आज किस तरह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया कि वज़ीर-ए-आज़म आएँ और 2 घंटे बाद वो तशरीफ़ भी ले आए और फिर जो माहौल था उसकी भी बड़ी उन्होंने तफसील से बताया। ये तक भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर वो उसी जगह बैठे थे जहाँ इससे पहले वो एक केस के सिलसिले में तलब किए गए थे और 1 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है, यानी 4 हफ्ते का। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कहना है कि 4 हफ्ते बाद हम ASP की रिपोर्ट, क्योंकि मुतासरीन का कहना है कि हम उस अस्करी सियासी क़यादत पर जोड़ते हुए कहा हम चाहते हैं कि असल में ज़िम्मेदार वो थे, चौकीदार और जो गार्ड या हवालदार इसके ज़िम्मेदार नहीं थे। साबिक़ वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक को मैंने ज़हमत दी है और बहरहाल जब ये पूरी जो तालिबान की ख़ासतौर पर गालिबन पाकिस्तानी, अफ़गानी, पंजाबी तालिबान की तहरीक अपने उरूज पर थी
तो ख़ुद मुझे याद है कि उस वक्त जो वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक साहब, उनसे भी हम जाके मिलते थे। फिर मंगोरा सवात पूरे ऑपरेशन में भी इन्होंने डटकर करा। और उस वक्त बहरहाल अगर क्रेडिट मैं रहमान मलिक साहब को दूंगा कि उन्होंने तमाम तर धमकियों के बावजूद, तमाम तर थ्रेट के बावजूद दो टोक अल्फाज में, कोई जुमानी अल्फाज में नहीं जिस तरह हमारे आज के वज़रा करते हैं, बल्कि उनको जवाब दिया। मलिक साहब, जैसे मैंने कहा कि उस दौर में जब कायद-ए-आज़म तहरीक तालिबान की और अफ़गानी तालिबान की, और जैसे मैंने कहा ना, उनके लश्करों और सिपाहों की तहरीक उरूज पर थी, और आपसे मैं बराह रास्त इस्लामाबाद कराची में मुलाकात भी करता था। तो ये जो आपके ख़्याल में, और मैंने जो कौमी सलामती कमीशन जो कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जो इंकशाफ ये किया गया है कि मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कोई माहिदा भी शायद होता जा रहा है। यकीनन आप, मुझे इल्म है, बड़े बाखबर पॉलिटिशियंस हैं, दाखिला में रहे हैं, उनके इदारों में रहे हैं, आपकी क्या इत्तला है? क्या वाकई कोई माहिदा हो गया है, मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और फिर दूसरा मरहला आएगा? जी मलिक साहब। देखिए बरेलवी साहब, आपको याद है जो टेररिज्म के केसेस पूरे पाकिस्तान में हो रहे थे, और मुझे याद है कि रेंजर्स मैस में मेरा आपने इंटरव्यू किया था जब बहुत से धमाके हो रहे थे, तो उस वक्त ही मैंने कहा था कि ये एक बड़ी सोची समझी स्कीम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और तालिबान कैसे आए, अलकायदा कैसे बना, फिर उसके बाद जहादियों को कैसे कन्वर्ट किया अलकायदा में, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं थोड़ी सी वाज़ह कर दूँ एक चीज़ के, मैं सुलह सफाई पसंद आदमी हूँ और चाहूँगा कि मुल्क में सुलह हो, और लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मजमून लिखा है ट्रुथ कमीशन। अगर ये हुकूमत कोई डायलॉग कर रही है या डायलॉग कर चुकी है, और मेरी इतलात के मुताबिक कोई प्रोविजनल एग्रीमेंट कोई साइन हो चुका है पहले TTP पाकिस्तान के साथ। बहरहाल हुकूमत वक्त है, वो मुनासिब समझते हुए कुछ किया होगा, लेकिन आवाम के जज्बात को किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप APS के जो लोग बच्चे शहीद हुए थे उनके वालिदैन से पूछेंगे जाके, तो उनका जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। 70,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, उनके लाहिकीन से जाके पूछें TTP के मतलब उनके ख्यालात क्या हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर से पूछें जो हमारी लीडर शहीद हुई, और तरीक़े तालिबान ने इसे ओपनली एक्सेप्ट भी किया। और अगर आपको याद होगा तो दो जो सुसाइड बम्बर आए थे, उनमें से एक बम्बर इस वक्त तरीक़े तालिबान में एक अहम ओहदे पर फाइज है, जिसका कि मैंने 4 दफ़ा लिख चुका हूँ हुकूमत अफ़गानिस्तान को, पहली गवर्नमेंट को भी, और इनको भी रिमाइंडर दिया कि हमारे हवाले किया जाए। तो हम लोग कैसे बख्श सकते हैं कातलों को, उन कंस्पिरेटर्स को, उन हैंडलर्स को, और उन एग्जीक्यूटर्स को जो कि पाकिस्तान तहरीके तालिबान में थे। अब उसके बाद देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैं मलाला यूसुफजई को मुबारकबाद दूंगा उनकी शादी पे, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी करूँगा कि उन पे जो अटैक हुआ था वो भी तहरीके तालिबान ने एक्सेप्ट किया था, इस तरह बिल्कुल APS की तरह। और वो जो उस वक्त के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने बड़े डंके की चोट पर कहा था कि हमने हमला किया। तो क्या उनके वालिदैन या मलाला यूसुफजई से जो इसे सफ़र कर चुकी हैं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की आवाम के वो हिस्सा जो तालिबान के हाथों नुकसान उठा चुका है, और पूछिए तहरीके तालिबान के इन लोगों को कि, और फिर आप पूछिएगा KPK के जितने भी लोग हैं, हर घर इससे अफेक्ट हुआ, पेशावर से लेकर पुराना फाटे का हर एरिया, हर घर तबाह हुआ, किसी ना किसी की वहाँ पे शहादत हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी काम करने से पहले आवाम का मौक़िफ़ मालूम करना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जिन्होंने ये कत्लो गारत की बरेलवी साहब, दे आर सपोज टू बी एक्चुअली अकाउंटेबल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे कानून जो है इस वक्त, उनको उस कानून की मिल से गुजरना होगा, ताकि उन लोगों को जिन्होंने बगैर डंके की चोट पे, बगैर किसी डर के आम आदमी को की कत्लो गारत की, अब वो लोग जो मज़ारों में जाते रहे, उनका क्या कसूर था, उनको शहीद कर दिया गया। आपको पता है कि सिंध में कितने हमले हुए, और इवन 7 शरीफ पर भी हमला हुआ। तो ये सारे तहरीके तालिबान के ही लोग थे जो क्लेम करते थे, कोई और नहीं करता था। बहरहाल अगर वो
राय रास्त पे आते हैं और कंडीशनल और वो लोग जिन्होंने ये हमले किए उनको हैंड ओवर करते हैं, इंक्लूडिंग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो दूसरा सुसाइड बॉम्बर था जो वहाँ से भाग निकला था पहले धमाके के बाद, हमें वो भी चाहिए ताकि इस मर्डर की जो असली शवाहिद और जो हकीकत है वो भी हमारे सामने आनी चाहिए। हम तो किसी भी सूरत में मोहतरमा का जो शहादत है वो इनके हाथों जो हुई है वो माफ़ नहीं कर सकते। जी हाँ, तो साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ये कह रहे थे और उनसे हमारी गुफ्तगू अभी जारी है, ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। और उनका कहना ये था और ये पूरे जिम्मेदारी से कह रहे होंगे क्योंकि वो सेनेट की उस कमेटी के चेयरमैन है जिसका ताल्लुक दाखिला से है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान उनका कहना है मुआहिदा हो गया है। और उनका ये भी कहना था कि जो लोग मुलव्विस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत में थे या मलाला केस में थे, इस वक्त वो काबल हुकूमत में भी उसका हिस्सा बने हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा, हमारी जैसे मैंने कहा सेनेटर रहमान मलिक से गुफ्तगू जारी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। सेनेटर रहमान मलिक साबिक वज़ीर दाखिला और जो सेनेट की दाखिला कमेटी के सरबराह हैं उनसे गुफ्तगू हमारी हो रही है। रहमान मलिक साहब, आपने बहुत बड़ा इंकिशाफ भी किया और बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ कि आपके इत्तला के मुताबिक मुज़ाकरात न सिर्फ हुए बल्कि कोई माहिदा भी हो चुका है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान। तो मलिक साहब, इससे पहले भी तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 7 माहिदे हुए हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान। फिर ये भी आपको इल्म है कि हमें तो यही नहीं पता, बाकी हमने मज़ाहमती तहरीक किए होते हैं, उसका एक लीडर होता है, उसका कोई कायद होता है। यहाँ अफ़गानी तालिबान अलग हो जाते हैं, कभी कहते हैं पंजाबी तालिबान है, कभी काबुली तालिबान है। मैं हर एक से ही पूछता हूँ जनाब, जबकि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि इन्होंने तो सबके मुल्ला उमर के हाथ पे बैत की थी, मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन के हाथ पर बैत की थी। और अभी जब ये पावर में आए हैं काबुल में तालिबान हुकूमत, तो कोयटा में जो धमाका हुआ तहरीक-ए-तालिबान ने जिसकी जिम्मेदारी भी कबूल की, बाद में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हमारा इन पाकिस्तानी तालिबान से ताल्लुक़ क्या, आप जाने और ये जाने। तो एक तो ज़रा ये जो आपका तजर्बा है और आप, मैंने कहा ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास है, बराह रास्त इसमें आप इनको देखते रहे हैं, इनसे निमटते रहे हैं कि ये अगर मुज़ाकरात हो भी जाएँ, इनसे कामयाब भी हो जाएँ, इस बात की क्या ज़मानत कि वो खुदकश हमले नहीं होंगे, धमाके नहीं होंगे? मलिक साहब। देखिए बरेलवी साहब, आपने जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता था, आपकी स्टडी बड़ी वास्ट है, आई एम ग्लैड। देखें, आप तरीके तालिबान जिस वक्त बनी तो सारे वहाँ के जो मौलवी थे जो कि एक्सट्रीमिज़म से ताल्लुक़ ज़्यादा रखते थे, नूर मोहम्मद से लेकर आप आगे आ जाए कि मुल्ला मसूद, बैतुल्ला मसूद, और ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर जब उन्होंने तहरीके तालिबान की अनाउंसमेंट की तो उस वक़्त आपका पता मुल्ला उमर हयात थे और मुल्ला उमर को उन्होंने अमीरुल मोमिनीन माना। और मेरी सदका इतलात के मुताबिक जो हैबतुल्ला हैं, मौलाना हैबतुल्ला, जो आज के अमीर हैं, जिनके मतलब ये भी अफवाह उठाई गई थी कि वो मार दिए गए हैं, ये वो ज़िंदा नहीं है, जो कि ज़िंदा हैं, ये पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने उनके हाथ बैत की। ये हज़ारों लोग मौजूद हैं। अब आ गई फैक्शन की बात। आपको याद होगा खालिद खरासानी ने जब ये पाकिस्तान की सरहदों पर मौजूद थे तो इन्होंने, जब दैश आई थी, सबसे पहले इन्होंने क्लेम किया था रबर ऑफ दैश, और पाकिस्तान में दैश का एक रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से इसने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की। और जो रिक्रूटमेंट शुरू हुई, आपको पता है, कोटली सत्तियाँ से लेकर डस्का से लेकर साउथा पंजाब तक जो सारी रिक्रूटमेंट हुई दैश की, बाद में वही बहुत से लोग चले गए वहाँ पे सीरिया में, किसके कहने पे गए वो खैर एक लंबी बहस है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि एक अगर मौलवी फ़कीर मोहम्मद से ये कोई साइन इन करते हैं तो फिर दूसरे जो अपने आएंगे। लेकिन एक चीज़ हमारी हुकूमत को नहीं बोलनी चाहिए कि जो 7 माहदे पहले हुए ये टाइम लेते थे 5-6 महीने, उसके बाद इनर्जाइज होके फिर दोबारा पाकिस्तान पे हमले करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुआहदा करके पाकिस्तान में आ जाए और फिर यहाँ पाकिस्तान में उनको खुली छुट्टी होगी और फिर वो ग्रुपिंग करके आगे आ जाए। लाल मस्जिद के मौलवी साहब आगे सामने बैठे हुए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके हमदर्द
वफद इस वक्त उनका इस्तकबाल करने के लिए बैठे होंगे, तो कहीं ये तो नहीं हम इस ट्रैप में आ जाएं, और वो ट्रैप जो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो लालच होनी चाहिए फॉर द रीज़न कि वो हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक शायद वो कुछ नहीं कर सके जो अफगानिस्तान में वो चाहते थे। अब इसमें जो आदमी जो सारा कुछ ये करवा रहा है वो मेरी इतलात के मुताबिक सराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं जो कि मिलिट्री विंग के हेड हैं, और ऑलमोस्ट ही इज़ द रूलर नाउ बिकॉज ही इज़ द मोस्ट पावरफुल अफगान लीडर हु इज़ रनिंग द गवर्नमेंट। तो वो उनको जब ये अप्रोच किया गया मेरी इतलात के मुताबिक, उन्होंने कहा कि देखें जी इन्होंने हमारे साथ जो हमारी जंग है उसमें हमारी मदद की है, तो हम तो इनको मार नहीं सकते और ना ही इनको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये हमें छोड़कर फिर ये दैश को ज्वाइन कर जाएं, और दैश जो हमारे खिलाफ एक्टिव है वो भी एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि इस वक्त आप वो अफगान जिनको आप बहुत अपना दोस्त समझते थे उस वक्त, बिल्कुल हकीकत है कि उनके आने के बाद भी हम पे हमले हुए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की थी कि वो सारे की सारे टीटीपी के लोगों को जो पाकिस्तान के हैं उनको अनआर्म करके हमारे हवाले कर देंगे, वो हमारी ख्वाहिश ना पूरी हुई है ना होगी। इन दोनों की नानी एक है, ये मिलकर काम करेंगे। देखना ये है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं कि इसकी बाइफरकेशन करके और आने वाले वक्त में इनके शर से जो खासतौर पर टीटीपी पाकिस्तान का है उससे महफूज कैसे रह सकते हैं। मैंने इनको डायरेक्ट डील किया इस बात में, आपको पता है जो, और इन्होंने मेरे सर पे बाउंटी भी रखी थी यूं, और आज भी वो उसी तरह कायम है, और मैं बिल्कुल जो हक की बात को करूंगा, और हक की बात यह है कि उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान को कानूनी तौर पे असेस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा इस पर ट्रूथ कमीशन बनाया जाए और वो सारे जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात को लिस्ट इन किया जाए, और इनको कहा जाए कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये मारा है, जिन्होंने बम के धमाके किए, तो उसके मुताबिक उनका एक्शन उनके खिलाफ ज़रूर होना चाहिए। मोहतरम मलिक साहब, आपने पूरा तफसील से वो पूरा पस मंज़र बता दिया। जैसे मैंने कहा आप तो ख़ुद उसका हिस्सा रहे हैं मज़ाकरात का, और जो मज़ाहमत और उनके ख़िलाफ़ आपने बकायदा उसमें जंग में फ्रंट लाइन भी लड़े। अब चले इधर आ जाते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर को पेश होना पड़ा। ये जो केस है आपको इल्म है कि 7 साल से उनका चल रहा है, और अब तो वो कहते हैं हमें तो हमारे बच्चे चाहिए। उनको कुछ इमदाद की गई, माली इमदाद की गई, और जो लोग पकड़े गए मुझे पता नहीं कोई इधर है कोई उधर है, और आपने दुरुस्त फरमाया कि वो कभी काबुली हो जाते हैं कभी पाकिस्तानी हो जाते हैं। तो ये जो और उस वक्त KP की गवर्नमेंट भी थी जो वहाँ पर, ये जो अब ये जो मायदा हुआ है, आप नहीं समझते कि जिस तरह वो शराइत रखते हैं अफगानी, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, ये हमने क्यों शराइत नहीं रखी या रखनी चाहिए कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई मायदा हो रहा है तो वो उन लोगों को हमारे हवाले करे जो बराह इसमें मुलव्विस थे, और सबके नाम भी मौजूद हैं। आप खाने शायद आप इसमें सराहत से बताएं भी कौन कहाँ छुपा हुआ बैठा है, बल्कि वो हुकूमत के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। कुछ हमारे मीडिया के लोग तो उनको स्क्रीनों पे भी ला चुके हैं। तो ये जो अगर यदि उनके बच्चे मारे गए हैं, अगर आप रियासत को नहीं चाहिए कि इन्हें भी एक फरीक बनाए जब कोई मायदा करे कि भाई उनको भी तो इंसाफ दो जो इस तरह शहीद हुए। मलिक साहब नहीं सर, बात यह है कि सबसे पहले जो इंसाफ है वो APS के जो हमारे शहीद बच्चे थे उनके वालिदैन के लिए है। नंबर 1, जिस वक्त ये धमाका हुआ मेरे साथ मौलवी असरारी जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब गए और मरहूम वजीर साहब गए, तो हम एक पूरी जिरगे की सूरत में वहाँ पहुँचे, और वो जिरगा उस वक्त आपको याद होगा वो था जिसको मैं हेड कर रहा था, जो कि इमरान खान साहब के धरने को ख़त्म करने के लिए कुछ डायलॉग की सूरत में हम बात कर रहे थे। तो हम वहाँ भी गए, और जो बातें मैंने APS के जो लाहिकीन हैं बच्चों के, उनसे सुनकर दिल बहुत परेशान हुआ। और उस वक्त भी वो डिटरमेंट थे कि जिन
लोगों ने किया है या जिन लोगों की कोताही है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और आपको याद होगा कि टीटीपी के स्पोक्स पर्सन ने विद इन हाफ एन आवर वो सामने आए और उन्होंने कहा जी कि हमने किया है। फिर आपको पता है कि बन्नू की जेल जो ब्रेक इन हुई थी वो उसमें से जैसे वो टेररिस्ट को निकाल के ले गए थे वो भी टीटीपी ही ने किया। अब मैं कितने गिनूंगा, अगर आप कहें तो मैं सारे के सारे इंसिडेंट जो हैं, इंसिडेंट की 3 दिन पहले पूरी रिसर्च करके मैंने पूरे जोल डाउन किए हैं। किसी वक्त मैं किसी आर्टिकल के या किसी प्रोग्राम में ज़रूर पब्लिक करूंगा, लेकिन मेरी ये हुकूमत से और वो लोग जो नेगोशिएट करते हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आवाम के जज्बात को सामने रखें। और बिल्कुल जो फैसला इन्होंने कल मेरा लिए कोई अमूमी तौर पर कर लिया है कि जो भी कोई मुआहदा होगा वो पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर या पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी ऐसे मुहरकात हैं जिसने हमें मजबूर किया है कि हम टीटीपी के साथ बातचीत करें। और आज जबकि हम बड़ी स्ट्रेंथ पे है और वो डाई आउट हो जाते विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन ये गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है आवाम को कि उनको किस तरह मजबूर किया गया और ये टीटीपी के साथ डायलॉग का जो नया अमल शुरू हुआ है ये उन्होंने क्यों शुरू किया। यकीनन आज जो वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुई साना पब्लिक अकादमी पब्लिक स्कूल के जो मुतासरीन उनका केस, इसने एक सूरत हाल को बड़ा गंभीर बना दिया है और ये कौमी मसला है। यकीनन इस पर अपोजिशन और हुकूमत की सियासत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, जल्दी आपके सामने हाजिर होते हैं। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ ब्रिगेडियर गदनफर अली साहब हैं, बड़ा तजर्बा रखते हैं कौमी बैन अल-अक़वामी हवाले से, ख़ासतौर पर डिफेंस के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब, अभी थोड़ी देर पहले ये जो प्राइम मिनिस्टर आए और ख़ास तौर पर जो कालम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान हमारे रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला तो ये कहते हैं कि हो चुका है, आज बड़ा बरहम थे और वैसे भी 7 साल से ये कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चों का। क्या कहेंगे, क्या हमें इस तरह मुआहदा करना था जिसका हमें इल्म नहीं, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास तौर पर जिनके साथ ये सानिया हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने सानिया का जिक्र किया, आपने उन पेरेंट्स का जिक्र किया और उनकी तकलीफ़ों का जिक्र किया। और आपको पता है कि जो ये सानिया हुआ था तो इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो सिर्फ तहरीक तालिबान ही नहीं बल्कि उसके साथ 2-3 और भी प्रोस्क्राइब ग्रुप शामिल हैं, उनके जो दहशतगर्द थे वो, और उसके बाद जो सपोर्ट थी जो इंडियन एम्बेसी से अंगारा नाम का एक आदमी था और बाकी लोग जो उधर से जो आ रही थी, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जश्न मनाते। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है जो मेरे जहन में चीज़ आती है, या आप तारीख को भी जानते हैं कि इससे पहले भी 5 माहिदे जो हैं वो मुख्तलिफ हेड्स के साथ किए गए जो पाकिस्तान में मौजूद थे। अब जैसे नेक मोहम्मद था, शकई में एक माहिदा हुआ, फिर उसके बाद अपना बैतुल्लाह महसूद से हुआ, उसके बाद फिर आपने देखा कि हाफिजुल बहादुर से हुआ, और वो 5 माहिदे तो आप एक साइड पर रख दीजिए जिसकी कोई जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे क्या वो उसके ऊपर कोई बातचीत, उसके ऊपर कोई चीज ही आगे नहीं चली। ये जो जितने प्रोस्क्राइब ग्रुप्स हैं, जितनी ये नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब मैं और ज़रा आगे बढ़कर ये वाली आपसे बात करूँ ना कि ये जो कह रहे हैं कि काबुल हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जो खुदकश हमला आवरों की नर्सरी बनाने वाला तो हंकारी नेटवर्क था जो इस गवर्नमेंट में बैठा है काबुल हुकूमत में। यानी ये लोग माजरत नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, उन लोगों को पेश नहीं करते जिन्होंने हमारे 60,000 शहरी मारे, 6,000 हमारे लोग मारे, और हम उनको बड़े देखिए किस तरह प्लीज कर रहे हैं। हम वेस्ट से कह रहे हैं इनकी मदद करो, इन्हें हेल्प करो, और आपको पास की तारीख इल्म है, इन्होंने कभी भी हमसे ना किसी जो भी हमने एहसानात भी लफ्ज़ छोड़िए, जो कुछ हमने उनका बोझ उठाया, जो कुछ हमने फैसिलिटेट किया, कभी इन्होंने हमें रिकग्नाइज नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यही आपसे कर रहा था कि जितने 5 माहिदे हुए उससे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो नवाज शरीफ के ज़माने में अगर आपको याद है
फिर माहिदा करने की कोशिश की और ऑपरेशन नॉर्थ पाकिस्तान का रोक दिया गया था। बल्कि जो इरफान सदीकी साहब थे उन्होंने तालिबान कमांडर पाकिस्तान के तालिबान लीडर के बारे में आर्टिकल भी लिख दिया था, तो फूल की तरह नाजुक है। ये हमारी परसेप्शन रही है। अब उन तमाम चीज़ों में लोग जो अफगानिस्तान के अंदर चले गए, मेरा जो पॉइंट आपसे कहने का करने का वो है कि जिस वक्त वो माहिदे हुए तो वो लीडर पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। अभी आप जिनसे माहिदे कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ठीक है। माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब के मैं ज़्यादा तफसील से आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन कैमरे के पीछे मुझे कहा गया कि मेरे पास इतना ही वक्त है कि मैं आपका शुक्रिया करूं। आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।